नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। ये कहानी आपके मनोरंजन और सीख के लिए तैयार की गई है, जिसे हमने बेहद आसान और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। कहानी के मूल अधिकार इसके असली लेखक के पास है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। यामातो का पतन। लू तियान जुन तियानयुन ने अपनी बची कुची दिव्य शक्ति का उपयोग कर एक चाल चली। उसने यामातो के सभी सिर काट दिए और इससे पहले कि वे दोबारा उग पाते, उसने ब्लड कंट्रोल शक्ति से कटे हुए हिस्सों के खून को क्रिस्टलाइज ठोस कर दिया और उन पर डिके सड़ांध की शक्ति डाल दी। इस दोहरे वार के कारण यामातो के सिर दोबारा नहीं उग पाए और वह विशाल सर्प अंततः दम तोड़ने लगा। संकट में लू तियान। यामातो को खत्म करने में लू तियान ने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी थी। अब उसका सामना लाइटनिंग रेज डेमन और थाउजेंड फेस डेमन की जोड़ी से था। लाइटनिंग डेमन ने अपनी शक्ति बढ़ाकर बिजली के खंभों से लू तियान पर हमला किया, जबकि थाउजेंड फेस डेमन ने भ्रमजाल बिछाकर उन हमलों को अदृश्य कर दिया। लू तियान बुरी तरह जख्मी हो गया, उसके शरीर पर बिजली के कोड़ों के निशान पड़ गए थे। एक जुआ, दिव्य अंश का भक्षण। हताशा में लू तियान ने यामातो के शरीर से निकले दिव्य अंश डिवाइन स्पार्क को तुरंत रिफाइन करने का फैसला किया। सिस्टम ने चेतावनी दी कि इसमें 3 मिनट लगेंगे और उसकी सारी बची हुई शक्ति खत्म हो जाएगी। लू तियान मान गया, वह कमजोर पड़ गया और दानवों ने उसे घेर लिया। थाउजेंड फेस डेमन ने अदृश्य हाथों से लू तियान का दिल भींचना शुरू कर दिया। साम्राज्य का आगमन। जब लू तियान मौत के करीब था, तभी एक मधुर और सुकून भरी आवाज गूंजी। आह मेरे प्रिय, देर से आने के लिए माफी चाहती हूँ। एक सुंदर कोमल हाथ लू तियान के पीछे प्रकट हुआ और एक शक्तिशाली तलवार की आभा स्वॉर्ड औरत ने थाउजेंड फेस डेमन को पीछे धकेल दिया। आसमान साफ हो गया और एक शानदार महिला नीचे उतरी। उसने शाही लाल क्रिम्जन रंग के वस्त्र पहने थे, उसकी आंखें सुबह के तारे जैसी चमक रही थीं और उसका व्यक्तित्व किसी साम्राज्य एम्प्रेस जैसा था। उसकी सुंदरता ऐसी थी जो किसी राष्ट्र का पतन कर दे। लू तियान उसे देखकर मुस्कुराया और राहत की सांस ली। हाँ, तो यह नियति फेट है। सुकिंग्याओ का प्रभाव। आसमान में तैरती सुकिंग्याओ को देख लाइटनिंग रेज डेमन और थाउजेंड फेस डेमन दंग रह गए। उनके पीछे एक दिव्य प्रभामंडल हेलो चमक रहा था जो किसी अमर मुकुट जैसा लग रहा था। लू तियान जुन तियानयुन ने मजाक में पूछा कि क्या वह सही समय का इंतजार कर रही थी, जिस पर सुकिंग्याओ ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसकी चिंता समझती है और इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहती है। थाउजेंड फेस डेमन का अंत। लू तियान ने थाउजेंड फेस डेमन को चुना। उसने अपनी आइज ऑफ फॉर्चून से दुनिया को मोनोक्रोम में देखा, जिससे दानव की हर चाल साफ दिखने लगी। लू तियान ने विंड ब्रेकिंग स्टैब से हमला किया। दानव ने खुद को भ्रम में बदलने की कोशिश की, पर लू तियान ने उसके असली शरीर के स्थान का पूर्वानुमान लगा लिया था। उसने अपनी तलवार से दानव के असली शरीर को आर पार कर दिया और उसे 2 हिस्सों में चीर दिया। लाइटनिंग डेमन बनाम सुकिंग्याओ। इधर लाइटनिंग डेमन ने सुकिंग्याओ पर बिजली के तीरों से हमला किया। सुकिंग्याओ ने हंसते हुए ईविल वैंक्विशिंग लाइटनिंग सील बनाए। जब दानव ने उस बिजली को सोखने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि यह शुद्ध स्वर्गीय बिजली राइचस लाइटनिंग थी जो उसे भीतर से जला रही थी। सुकिंग्याओ ने फिर स्काई बर्निंग ट्रू फायर, आकाशीय अग्नि और अंत में प्यूरिफाइंग स्वॉर्ड ऑफ लाइटनिंग एंड फ्लेम्स का आह्वान किया। आसमान से बिजली और आग की एक विशाल दिव्य तलवार गिरी जिसने लाइटनिंग डेमन को राख में बदल दिया। पेबैक का समय। लड़ाई के बाद सुकिंग्याओ थककर लू तियान की बाहों में गिर गई। उसी समय लू तियान को सिस्टम से संदेश मिला कि उसने एक डिवाइन स्पार्क को रिफाइन कर लिया है और उसे नई दिव्य शक्तियां मिल गई हैं। घर पर संकट। सायु और तूबा सान। इधर घर पर सायु डरी हुई थी, पर उसके चारों ओर छाया का एक सुरक्षा कवच बन गया था। तूबा सान काली बिल्ली अपनी असली शक्ति में प्रकट हुई, उसका शरीर पिघली हुई काली छायाओं से जल रहा था। उसके सामने एक रहस्यमयी असेंडेंट डेटी उच्च देवता खड़ा था जो सायु को निगलना चाहता था। तूबा सान ने फुफकारते हुए कहा, हिम्मत है तो कोशिश करके देखो। लेखक का मजाक। लेखक ने फिर से एक काल्पनिक दृश्य डाला है जहां पाठक उसे मजाक में धमका रहे हैं ताकि वह अध्याय जल्दी लिखे। लेखक ने कहा कि वह इस आग को अब तेजी से खत्म करना चाहता है। सायु का अपहरण। सायु के लिए यह एक सामान्य स्कूल का दिन था, लेकिन अचानक उसे एक दम घुटने वाला एहसास हुआ। उसने अपने पापा को पुकारा, पर इस बार उसे कोई सुरक्षा महसूस नहीं हुई। पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया था। तभी उसके सामने एक डरावना बूढ़ा आया जिसने मानव रीढ़ की हड्डी से बनी छड़ी पकड़ी हुई थी। उसने सायु को महान प्रभु का दिव्य पात्र वेसल बताया और उसे अदृश्य जंजीरों से बांधकर घसीटने लगा। सायु ने देखा कि स्कूल के सभी शिक्षक और छात्र गहरी नींद में सो रहे थे। खौफनाक अनुष्ठान, द रिचुअल। बूढ़े ने बताया कि वह इन सब की बलि देकर अपने भगवान का आह्वान करेगा। स्कूल के बाहर एक विशाल वेदी ऑल्टर बनाई गई थी जिसमें 8 कांस्य स्तंभ थे। सायु ने नफरत और डर से देखा कि वश में किए गए शिक्षक खुद अपनी गर्दन एक कुंद चाकू से धीरे धीरे काट रहे थे। उनका खून उन स्तंभों पर चढ़ने लगा, जिससे वे स्तंभ सजीव नसों की तरह धड़कने लगे। उन लाशों का मांस सूख गया और वे मम्मी बन गईं। स्तंभों से निकलने वाली लाल किरणों ने आसमान में एक विशाल भंवर और एक खूनी सील बना दी। सायु को वेदी पर लिटा दिया गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए और उसके नग्न शरीर पर सड़े हुए खून और लाशों जैसी दुर्गंध वाले पेंट से अजीब प्रतीक बनाए गए। एसोसिएशन की बेबसी। बाहर शहर में एक्सोर्सिस्ट एसोसिएशन में खलबली मच गई। ऊर्जा का स्तर 1 मिलियन 10 लाख के पार पहुंच गया था, जो किसी सेलेस्टियल मास्टर की कल्पना से भी बाहर था। रेन वहां जाने के लिए तड़प रही थी, पर तूबा सान काली बिल्ली ने उसे रोक दिया और कहा कि उसकी शक्ति इस दानव के सामने कुछ भी नहीं है। तूबा सान का हस्तक्षेप।
जैसे ही आसमान से काली रूहानी भुजाएं सायु को छूने के लिए नीचे आईं, एक काला गुंबद शैडो डोम सायु के चारों ओर बन गया। काली आग की बारिश हुई जिससे अनुष्ठान कर रहे तांत्रिक पिघलकर काले दलदल में बदल गए। तूबा सान ने सायु को अपनी छाया से एक काले रंग की फ्रॉक पहनाई। सायु रोते हुए अपने पापा को पुकार रही थी, जिस पर तूबा सान ने उसे सांत्वना दी कि उसके पापा भी किसी बड़ी मुसीबत से लड़ रहे हैं और जल्द ही आएंगे। दानव का उदय। तभी आसमान से एक विशाल उल्कापिंड मीटियोर गिरा। वह एक अंडे की तरह फटा और उसमें से एक भयानक राक्षस बाहर निकला। उसकी दहाड़ से पूरी धरती हिल गई। मेरा पात्र मुझे सौंप दो अभी। दुष्ट देवता का प्रकटीकरण। धुएं के छंटते ही एक मानव जैसी आकृति बाहर निकली। उसने सड़े हुए खून से बना लबादा केप पहना था। उसका सिर हिरण की खोपड़ी जैसा था, जिस पर 12 सिंगा जैसे सींग थे और आंखों में गहरी हरी आग जल रही थी। ये लॉर्ड ऑफ फॉलन एबिस, गिरे हुए पाताल का स्वामी था। तूबा सान ने सायु को अपनी छाया से ढक लिया और वहां से भागने की कोशिश की। अजय बंधन। पाताल के स्वामी ने जंजीरों से हमला किया। तूबा सान ने अपनी काली आग से उन जंजीरों को गलाने की कोशिश की, पर वे टस से मज नहीं हुई। दानव ने हंसते हुए कहा कि उसने सायु की आत्मा को मार्ग चिन्हित कर लिया है। तूबा सान एक विशाल राक्षसी बिल्ली के रूप में बदल गई और अपनी काली लपटों से उस पर हमला किया, पर दानव ने अपनी रीढ़ की हड्डी से बनी तलवार से उन हमलों को काट दिया। सायु का असहनीय दर्द। दानव ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी, जिससे सड़ा हुआ धुआं निकलने लगा। अचानक सायु दर्द से चिल्ला उठी। उसके शरीर पर बने तांत्रिक चिन्ह जलते हुए लोहे की तरह चमकने लगे। वह तड़प रही थी और मन ही मन पुकार रही थी, कोई मुझे बचा लो। दानव ने एक खौफनाक खुलासा किया, उसने अपनी आत्मा को सायु की आत्मा के साथ बांध लिया है। इसी वजह से वह बिना किसी सांसारिक दंड वर्ल्ड लॉ के इस दुनिया में प्रकट हो सका है। उसने तूबा सान को चुनौती दी, अगर तुम मुझे वापस भेजना चाहती हो तो तुम्हें इस बच्ची को मारना होगा। 8 दिशाओं का आत्मा दमन चक्र, सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन। दानव ने 8 कांस्य स्तंभों को अपनी तलवार से जोड़कर एक शक्तिशाली चक्र बनाया। उसने कहा कि भले ही तूबा सान एक असेंडेंट डिविनिटी है, फिर भी यह चक्र उसे दबा देगा। इस चक्र की शक्ति स्कूल के सैकड़ों बच्चों की आत्माओं और खून से आ रही थी। तूबा सान ने अपनी काली आग से उन स्तंभों का संबंध तोड़ने की कोशिश की, पर दानव ने लाशों और कीड़ों की फौज छोड़ दी जो तूबा सान की ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर रहे थे। सायु बेहोश हो चुकी थी और उसका शरीर धीरे धीरे दानवी ऊर्जा से ढकता जा रहा था। दानव ने तूबा सान को साथ मिलकर दुनिया बांटने का प्रस्ताव दिया। ड्रैगन की दहाड़। तभी आसमान में बिजली कड़की और बादलों को चीरती हुई एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने दानव के होश उड़ा दिए। मेरी बेटी से दूर हट जाओ। आसमान से एक दैवीय ड्रैगन जैसी दहाड़ गूंजी और लूतियान जुनत्यानयुन वहां पहुंच गया। लेखक का संदेश। लेखक ने पाठक यंग मास्टर अंडरस्कोर जोसेलो को उनके सहयोग मैजिक कैसल के लिए धन्यवाद दिया है। लूतियान बनाम पाताल का स्वामी। लूतियान जुनत्यानयुन और लॉर्ड ऑफ फॉलन एबिस के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। दानव ने अपनी हड्डियों की तलवार से हमला किया, पर लूतियान ने अपनी नक्षत्र तलवार अबिस ऑफ स्टार्च से उसकी उंगलियां काट दीं। लूतियान का कवच अब ड्रैगन के शल्कों से ढका था और उसकी आंखें रंगीन क्रिस्टल की तरह चमक रही थीं। दानव ने ओशेई एकेडमी के बच्चों की बलि देकर शक्ति पाने की कोशिश की, पर वह दंग रह गया। लूतियान ने अपनी शक्तियों से उन कांस्य स्तंभों का दानव से संपर्क कनेक्शन काट दिया था। लूतियान ने एक जोरदार किक मारकर दानव को दीवार के पार फेंक दिया। खूनी संघर्ष। दोनों के बीच घातक वार हुए। दानव ने लूतियान के सीने में अपनी हड्डियों की तलवार भोंक दी, पर लूतियान के घाव से खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। पलटवार में लूतियान ने दानव को दबोच लिया और उसके शरीर पर सुनहरी बिजली गोल्डन लाइटनिंग की बौछार कर दी। लूतियान के अपने शरीर से निकला खून तलवारों में बदल गया और दानव को भीतर से छलनी करने लगा। दानव का आत्मघाती विस्फोट। जब तूबा सान काली बिल्ली भी हमले के लिए आगे बढ़ी तो दानव ने महसूस किया कि वह हार रहा है। उसने पागलों की तरह हंसते हुए अपने शरीर को फुलाया और एक भयानक धमाके के साथ खुद को उड़ा लिया। सायु का संकट। पिता की सबसे बड़ी परीक्षा। धमाके के बाद लूतियान ने देखा कि सायु के पूरे शरीर पर गहरे काले दानवी टैटू उभर आए हैं। वह बेसुध थी और दर्द से कांप रही थी। तूबा सान ने चेतावनी दी, पाताल का स्वामी सायु के शरीर में दोबारा जन्म लेने की कोशिश कर रहा है। अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो वह पूरी तरह दानव बन जाएगी और यहाँ से गायब हो जाएगी। लूतियान का सिर घूमने लगा। उसकी नज़रों के सामने अंधेरा छा गया। तूबा सान का इशारा साफ था, सायु को बचाने के लिए उसे मारना पड़ सकता था या उसे खो देना था। लूतियान दहाड़ा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सायु मेरी बेटी है, मुझे उसे बचाना ही होगा। सायु ने बेहोशी में धीरे से बुदबुदाया, पापा, मुझे डर लग रहा है। उसकी आंखों और नाक से खून बहने लगा था और माथे पर एक दानवी चिन्ह उभर रहा था। लूतियान ने आसमान की ओर देखकर अपना सारा दर्द, गुस्सा और निराशा एक चीख में निकाल दी। वार्घे। लेखक का मजाक। अध्याय के अंत में लेखक ने एक क्लिफहैंगर छोड़ा है और पाठकों के गुस्से का मजेदार जिक्र किया है। एक पिता का आत्म साक्षात्कार। स्वर्ग बहुत क्रूर है। एक पल में वह सब कुछ देता है और दूसरे ही पल सब छीन लेता है। लूतियान जुनत्यानयुन गहरे पछतावे में डूबा था। उसे लगा कि वह एक पिता, पति या देवता कहलाने के लायक नहीं है। उसे अपनी शक्ति पर जो घमंड था वह चूर चूर हो गया। उसे लगा कि नियति, फेट ने उसके साथ एक क्रूर खेल खेला है। वह अपनी बेटी सायु के दर्द के बदले अपनी जान देने को तैयार था। समय का ठहराव और सू किंग्याओ का मार्गदर्शन। जब लूतियान निराशा की चरम सीमा पर था तब सू किंग्याओ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अचानक पूरी दुनिया बेरंग हो गई और समय रुक गया।
लुतियान को लगा कि शायद ये कोई सपना है, पर सू किंग्याओ ने बताया कि यह एक सिमुलेशन नकल है जो उस भविष्य को दिखा रहा है जो अनिवार्य रूप से होने वाला है। सब कुछ पीछे की ओर रिवाइंड मुड़ने लगा। लुतियान ने खुद को उस पल में पाया जहां उसने पाताल के स्वामी को पकड़ा था। सू किंग्याओ ने बताया कि वह व्हील ऑफ फॉर्चून की शक्ति का उपयोग कर नियति को बदल सकता है, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। सर्वोच्च बलिदान का सौदा। लुतियान ने चिल्लाकर पूछा कि उसे क्या कीमत चुकानी होगी। सू किंग्याओ ने कहा, तुम्हें वह सब कुछ त्यागना होगा जो तुमने अब तक कमाया है, तुम्हारी शारीरिक और ऊर्जा साधना कल्टिवेशन, तुम्हारी दिव्य शक्तियां, तुम्हारा अधिकार और गॉड स्पेस में जो कुछ भी है वह सब चला जाएगा। लुतियान ने बिना एक पल सोचे हंसते हुए कहा, बस इतना ही। सू किंग्याओ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वह मेरी बेटी है, मेरे दिल का टुकड़ा है, उसे बचाने के लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। नियति का धागा तोड़ना। जैसे ही उसने हाँ कहा, लुतियान खुद को थ्रोन ऑफ फॉर्चून नियति के सिंहासन पर बैठा हुआ पाया। उसके शरीर के साथ छिद्रों, आंख, कान, नाक, मुंह से खून बहने लगा और उसे लगा कि उसकी आत्मा को चली जा रही है। अत्यधिक पीड़ा के बीच उसने अपनी दिव्य दृष्टि से वह काला धागा देखा जो सायु को लॉर्ड ऑफ फॉलन एबिस से जोड़ रहा था। उसने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और दहाड़ते हुए उस धागे को बीच से तोड़ दिया। कमीने, मेरी बेटी से दूर हो जा। धागा टूटते ही सायु और उस दानव का गहरा संबंध खंडित हो गया। शून्य का युद्ध और रहस्यमयी शक्ति। जैसे ही समय फिर से चलना शुरू हुआ, लुतियान जुन त्यानयुन ने पाताल के स्वामी फॉलन लॉर्ड के सीने में अपना हाथ डाल दिया। दानव घबरा गया क्योंकि वह सायु के साथ अपना संपर्क महसूस नहीं कर पा रहा था। गुस्से में दानव ने लुतियान को शून्य वॉइड में खींच लिया और अनंत रसातल का शाप अटर्नल अबिसल कर्स फेंक दिया। अचानक लुतियान के पीछे एक विशाल नक्षत्र आकृति प्रकट हुई, हजारों आंखों वाले पंख और चमकती हुई रोशनी। उस दिव्य आकृति ने दानव के हमले को वापस उसी पर मोड़ दिया। दानव का अस्तित्व मिट गया और केवल उसका डिवाइन स्पार्क दिव्य अंश शेष बचा। उस आकृति ने खूनी भ्रष्टाचार को एक सुनहरे कोकून में कैद कर दिया और फिर सितारों की रोशनी में उजल हो गई। विजय और भारी कीमत। लुतियान वापस ओशे एकेडमी लौटा, पर उसका शरीर भयंकर दर्द से तड़प रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी सारी ऊर्जा और दिव्य शक्तियां खो दी हैं। सिस्टम ने चेतावनी दी कि उसके पास इस दुनिया को छोड़ने के लिए केवल 1 घंटा बचा है। लुतियान ने दर्द के बावजूद हंसते हुए कहा, मैं जीत गया कमीने। वह सायु के पास पहुंचा जो अब होश में थी। सायु अपने पापा को देखकर लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। सायु की नियति, एक नया देवता। तभी एक अजीब घटना हुई। पाताल के स्वामी का दिव्य अंश एक काले तरल में बदलकर सायु के शरीर में समा गया। लुतियान घबरा गया, पर तूबासान काली बिल्ली ने उसे शांत किया। तूबासान ने बताया कि यह सायु की नियति है। सायु अब उस दिव्य अंश के लिए एक आदर्श पात्र वेसल बन गई है और वह जल्द ही एक असेंडेंट डिविनिटी उच्च देवी बन सकती है। एक कठिन विदाई का प्रस्ताव। तूबासान ने लुतियान को एक सुझाव दिया, सायु को उसके साथ डिवाइन रेल्म दिव्य क्षेत्र भेजना ही सबसे सुरक्षित होगा। यदि वह यहाँ रही तो उसकी बेकाबू शक्तियां विनाशकारी हो सकती हैं। लुतियान अपनी नन्ही बेटी को खुद से दूर भेजने के विचार से टूट गया, खासकर यह जानकर कि दिव्य क्षेत्र का समय बहुत तेज चलता है। यहाँ का 1 साल वहाँ के हजारों साल के बराबर हो सकता है। सू किंग्याओ ने भी समर्थन किया कि सायु के भविष्य के लिए यही सबसे अच्छा विकल्प है। भारी मन से लुतियान मान गया, बशर्ते तूबासान उसे हर दिन संपर्क करने दे। तूबासान ने वादा किया और लुतियान सायु को गोद में लेकर वहां से ओझल हो गया ताकि वह उसके साथ अपने आखिरी कुछ पल बिता सके। तूबासान अकेले खड़ी सोच रही थी, दिलचस्प है, लुतियान के पास इतनी शक्ति कहाँ से आए? क्या वह किसी प्राचीन हस्ती का पुनर्जन्म है? खैर, सायु के रूप में मुझे एक महान शिक्षा मिलने वाली है। स्कूल का मंजर और पुनर्मिलन। ओशे एकेडमी से खूनी धुंध छट गई। लगभग सभी छात्र सुरक्षित बचा लिए गए, हालांकि अधिकांश शिक्षकों की बलि दी जा चुकी थी। लुतियान जुन त्यानयुन सायु को लेकर साकी के पास पहुंचा। साकी अपनी बेटी को सुरक्षित देख फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन लुतियान ने जब उसे पूरी स्थिति समझाई कि सायु को डिवाइन रेल्म जाना होगा तो साकी टूट गई। भारी ड्रामे और आंसुओं के बाद साकी अपनी बेटी के भविष्य के लिए मान गई। बलिदान और विदाई। लुतियान ने रेन, रीसा और इचिका को भी इकट्ठा किया। वह खून की उल्टियां कर रहा था जिससे सभी महिलाएं डर गईं। उसने उन सबको बताया कि वह उन्हें अपने गृहनगर होम वर्ल्ड ले जा रहा है। सबने एक स्वर में कहा कि वे जहां भी जाएगा उसके साथ रहेंगी। लुतियान ने उन सबको अपने गॉड स्पेस में लिया और डायमेंशनल लीप आयाम छलांग शुरू की। वापसी और दुर्भाग्य का शाप। लुतियान की आंखें खुली तो वह खुद को अपनी पुरानी दुनिया के साज राष्ट्र सजाड नेशन के लग्जरी स्वीट में पाया। यहाँ केवल 1 हफ्ता ही बीता था, लेकिन सिस्टम ने एक बड़ा झटका दिया। दंड पेनल्टी नियति को बदलने के कारण लुतियान के शरीर में भयंकर दुर्भाग्य मस्फॉर्चून भर गया है। ये दुर्भाग्य संक्रामक है। वह अपने पुराने किसी भी प्रियजन, हीरोइनों या दोस्तों से तब तक नहीं मिल सकता जब तक वह अपनी शक्तियां वापस न पा ले, वरना वे सब किसी बड़ी मुसीबत या मौत का शिकार हो सकते हैं। सू किंग्याओ ने सलाह दी कि उसे एक नया जीवन शुरू करना होगा और धीरे धीरे अपनी शक्तियों को फिर से प्राप्त करना होगा। अधूरी मुलाकातें और नया संकल्प। लुतियान ने अपनी असिस्टेंट किंग यिंग को फोन किया और उसे जेट तैयार करने को कहा ताकि वह साकी और अन्य महिलाओं को सुरक्षित शिया नेशन भेज सके। सायु को लेकर इचिका और अन्य महिलाएं बहुत खुश थीं, पर वे हैरान थीं कि लुतियान उनके साथ नहीं आ रहा है। लुतियान ने मुस्कुराते हुए झूठ बोला कि उसे कुछ जरूरी काम है।
अंत में उसने अपनी प्रेमिका जी यानरू को फोन किया। यानरो उसकी आवाज़ सुनकर घबरा गई। लुतियान ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि वह किसी समस्या के कारण अभी शिया नेशन वापस नहीं आ सकता। उसने यानरो को खुद के पास आने से भी मना कर दिया ताकि उसका दुर्भाग्य उसे नुकसान न पहुंचाए। लुतियान ने रुंधे हुए गले से वादा किया, 1 साल, मुझे बस 1 साल दो, उसके बाद हम शादी करेंगे। यानरो की धमकी और प्यार। फोन पर लुतियान जुन त्यानयुन के साथ बातचीत के दौरान जी यानरू अपनी पीड़ा और गुस्से को दबा नहीं पाए। लुतियान ने उसे बताया कि वे अगले 1 साल तक संपर्क में नहीं रह पाएंगे। यानरो ने फूट फूट कर रोने के बजाय उसे चेतावनी दी, 1 साल, तुम्हारे पास बस 1 साल है। अगर तुम शादी करने नहीं आए तो मैं तुम्हें धोखा दूंगी और खुद को खत्म कर लूंगी। लुतियान ने स्थिति को हल्का करने के लिए बच्चों के बारे में बात की, जिस पर यानरो ने कहा कि वह 4 बच्चे चाहती है। दोनों के बीच मजाक और हंसी तो हुई, लेकिन उनके पीछे छिपा दर्द और लाचारी साफ झलक रही थी। नई बहनों का परिचय। लुतियान ने हिचकिचाते हुए यानरो से कहा कि कुछ अतिथि मेहमान शिया नेशन आ रहे हैं और वह उनका ख्याल रखे। यानरो समझ गई और उसने उसे कमीना कहते हुए फ़ोन काट दिया। जैसे ही कॉल कटी, लुतियान पर दुर्भाग्य मसफॉर्चून की पहली लहर ने हमला किया और वह दर्द से चिल्ला उठा। शिया नेशन में हलचल। इधर शिया नेशन में यानरो ने वांग यी को एयरपोर्ट भेजकर लुतियान के मेहमानों को बुलवाया। काओ निंगशु और लुओ बिंगयू भी वहां पहुंच गए। यानरो ने उन्हें शांत किया कि लुतियान किसी जरूरी काम से बाहर है और वह जल्द वापस आएगा। सायू का आगमन और यानरो का सामना। जब दरवाजे की घंटी बजी तो यानरो ने सामने 4 खूबसूरत महिलाओं साकी, इचिका, रीसा और रेन और एक छोटी बच्ची को पाया। साकी ने हिचकिचाते हुए खुद का परिचय दिया। यानरो ने कटाक्ष करते हुए उन्हें लुतियान की दोस्त कहा। तभी सायू ने यानरो की आंखों की तारीफ की और कहा कि पापा के अलावा उसने ऐसी खूबसूरत आंखें कभी नहीं देखीं। यानरो ने सायू को गोद में उठा लिया। सायू की शक्ल हूबहू लुतियान से मिलती थी, जिसे देखकर यानरो का गुस्सा पिघल गया। उसने मन ही मन लुतियान को कोसा कि उसका एक बच्चा भी है और उसने बताया तक नहीं। सबका दिल जीतने वाली सायू। काओ निंगशु और लुओ बिंगयू भी सायू को देखकर दंग रह गए। यानरो ने मजाक में सायू से पूछा, क्या तुम्हारे पापा बुरे आदमी हैं? सायू ने पहले तो बचाव किया, पर फिर मासूमियत से मान गई कि कभी कभी पापा शरारती हो जाते हैं। लुओ बिंगयू ने सायू की मासूमियत देख लंबी सांस ली और कहा, अब मुझे भी एक बच्चा चाहिए, पर पहले साम्राज्य यानरो की बारी है। अगले अध्याय की एक झलक। लुतियान अब अकेला है और अपने दुर्भाग्य से लड़ रहा है। शिया नेशन में यानरो इन नई महिलाओं को परिवार में कैसे शामिल करेगी? शिया नेशन में नई व्यवस्था। जी यानरू ने लुतियान की अन्य महिलाओं को अपने घर में व्यवस्थित किया। उसने साम्राज्य की तरह स्थिति संभाली। साकी, याकुजा प्रमुख रेन, रीसा और इचिका अब यानरो और अन्य नायिकाओं के साथ रहने लगीं। तभी वहां इवांजेलिन और मिंगयू भी आ पहुंची। इवांजेलिन, जो एक नन है, सायू को देखते ही श्रद्धा से भर गई, क्योंकि वह सायू को ईश्वर का वंशज मानती थी। सायू की बैंगनी आंखों और दिव्य आभा ने इवांजेलिन को मंत्रमुग्ध कर दिया। दूसरी ओर शी जेन वर्ल्ड लॉर्ड ने एक कंगन के रूप में सायू को भविष्य के लिए सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। लुतियान की दयनीय स्थिति। 3 दिन बीत चुके थे। लुतियान जुन त्यानयुन साज राष्ट्र के अपने स्वीट में उठा। उसका शरीर अभी भी दर्द से टूट रहा था। पिछले 3 दिनों में उसके अंग बार बार टूट रहे थे और जुड़ रहे थे। उसने महसूस किया कि उसकी चाओटिक फ्लावर ऊर्जा का केंद्र टूट चुकी है। उसकी ताकत होतन पीक से गिरकर मार्शल मास्टर पीक पर आ गई है। वह ड्रैगन आर्मर का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकता, हालांकि उसके ड्रैगन ब्लडलाइन का विकास हुआ है। सुकिंग्याओ ने स्पष्ट किया कि चूंकि उसने अपना माना खो दिया है और उसका शरीर बहुत मजबूत हो चुका है, इसलिए साधारण जड़ी बूटियां अब उस पर काम नहीं करेंगी। लुतियान ने सुकिंग्याओ से नई तकनीकें सिखाने की मिन्नत की, पर उसने कहा कि बिना स्पिरिचुअल रूट आध्यात्मिक जड़ के इस दुनिया में साधना करना कठिन है। मर्सिनरी टूर्नामेंट का निमंत्रण। लुतियान ने नाजिया से बात की। नाजिया ने वाटर घोस्ट डोमेन की सफलता के लिए उसे धन्यवाद दिया और बताया कि सास्ट के राजकुमार उसे और उसकी टीम हेवंस कैलेमिटी को अगले हफ्ते होने वाले मर्सिनरी टूर्नामेंट में आमंत्रित कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट का इनाम बहुत बड़ा था, $100 अरब और 1 महीने के लिए एक स्पेशल माइनिंग राइट खनन अधिकार। दुनिया भर से प्रतिद्वंद्वियों का आगमन। टूर्नामेंट की खबर फैलते ही दुनिया भर के खतरनाक समूह सास्ट की ओर बढ़ने लगे। गोल्डन ड्रेको गिल्ड, जो हेवंस कैलेमिटी के नाम को चुनौती देना चाहते थे। अकलान जनजाति अकलन ट्राइब अफ्रीका के रेगिस्तानों से योद्धा निकल पड़े। डार्क फीनिक्स गिल्ड, इसकी नेता एक खूबसूरत महिला जो लुतियान को अपना भाई और होने वाला पति मानती है, सास्ट पहुंच चुकी थी। उसकी असिस्टेंट जेन जाने उसकी दीवानगी देखकर हैरान थी। शून्य दांतियन और बिखरा हुआ चाओटिक फ्लावर। लुतियान जुन त्यानयुन को वापस आए लगभग 1 हफ्ता हो चुका था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने गहरी सांस ली। उसका शरीर पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। जब उसने अपने डांशन की जांच की तो वह एक काले शून्य वॉइड जैसा लग रहा था। उसकी साधना का आधार चाओटिक फ्लावर पूरी तरह टूट चुका था। उसकी पंखुड़ियां और तने रंगीन टुकड़ों में डांटियन के भीतर तैर रहे थे। लुतियान ने उन्हें वापस जोड़ने की कोशिश की, पर वे बिखरते जा रहे थे। उसने बाहर से प्राकृतिक ऊर्जा सोखने की कोशिश की, पर डांटियन के टुकड़ों ने उस ऊर्जा को बाहर धकेल दिया। सुकिंग्याओ की चेतावनी और नया उपहार। सुकिंग्याओ ने बताया कि लुतियान के दुर्भाग्य मसफॉर्चून के कारण अब सिस्टम का एचेंटमेंट फंक्शन उसके लिए बेकार है।
उसने कहा कि अगर वह कुछ अच्छा चाहता है तो उसे खुद शिकार करना होगा। जब लू तियान ने अमर कलाओं इमॉर्टल आर्ट्स की मांग की तो सू किंग्याओ ने उसे एक किताब दी जिसका शीर्षक था सबलाइम आर्ट ऑफ नेचुरल ब्रीदिंग, प्राकृतिक श्वास की उत्कृष्ट कला, शुरुआती साधकों के लिए संकलन। लू तियान इसे देखकर निराश हो गया क्योंकि इसमें केवल आग के गोले, फायर कोन और पानी की गेंद, वाटर बॉल जैसी बुनियादी तकनीकें थीं। सू किंग्याओ ने उसे सलाह दी कि वह इसे हल्के में न ले और इस पर शोध करे। नई दुनिया की खोज का संकल्प। लू तियान ने तय किया कि चूंकि वह अभी शिया नेशन वापस नहीं जा सकता, इसलिए वह इस दुर्भाग्य को एक अवसर में बदलेगा और पूरी दुनिया की यात्रा करेगा। साज़्द का भव्य महल और सुरक्षा तकनीक। नाजिया लू तियान को लेने आए और उसे साज़्द के राजकुमार के महल ले गई। महल मध्य पूर्वी वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना था जिसके सुनहरे गुंबदों पर सुंदर नक्काशी थी। प्रवेश द्वार पर लू तियान की कड़ी सुरक्षा जांच हुई। एक बॉडीगार्ड ने उसे स्पेशल रिपल डिटेक्टिंग मशीन से जांचा। नाजिया ने बताया कि यह मशीन स्पेशल पॉकेट, जादुई तिजोरी या स्पेशल एट्रीब्यूट शक्तियों का पता लगाती है। स्पेशल स्टोरेज की दुर्लभता। नाजिया ने लू तियान को एक रोचक जानकारी दी कि इस दुनिया में स्पेशल स्टोरेज जैसे ताती बैग या जादुई अंगूठी बहुत दुर्लभ हैं। ये शैटर्ड वॉइड क्रिस्टल्स से बनते हैं जिनका उत्पादन पूरी दुनिया में साल भर में केवल 1 किलो ही होता है। शिया नेशन जैसे पूर्वी देशों में अंतरिक्षीय जीवों स्पेस बीस्ट्स के अंगों को जादुई मंत्रों से रिफाइन करके ताती बैग बनाए जाते हैं। हालांकि इनमें भी अधिकतम क्षमता केवल 3 क्यूबिक मीटर तक ही होती है। बातचीत खत्म करते हुए नाजिया ने उसे राजकुमार के पास चलने को कहा। राजकुमार रहमान के साथ बैठक। लू तियान जुन त्यानयुन महल के भीतर राजकुमार रहमान से मिला जो शुद्ध सोने की मेज के पीछे बैठा था। राजकुमार ने लू तियान को वाटर घोस्ट डोमेन की समस्या सुझाने के लिए धन्यवाद दिया क्योंकि वह क्षेत्र साज़्द के सबसे बड़े तेल और खनिज भंडारों में से एक था। बातचीत के दौरान लू तियान ने खुलासा किया कि उसने स्काईफायर ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि वह अब एक यायावर वैगबॉन्ड की तरह दुनिया घूमना चाहता है। रहमान ने उसे साज़्द में रुकने का न्योता दिया पर लू तियान ने केवल टूर्नामेंट के अंत तक रुकने की बात कही। राजसी इनाम। राजकुमार रहमान ने लू तियान को 2 विशेष इनाम दिए। प्राचीन खंजर, ये साज़्द के तीसरे सुल्तान का खजाना था जिसे एक रेगिस्तानी राक्षस की हड्डियों और खून से बनाया गया था। ये रेत का तूफान पैदा करने की शक्ति रखता है। ब्लैक गोल्ड कार्ड जिसमें 10 अरब फेडरल डॉलर जमा थे। इसके अलावा रहमान ने हेवंस कैलेमिटी टीम के लिए टूर्नामेंट का आधिकारिक निमंत्रण भी दिया जिसे लू तियान ने अपनी टीम के पास भेजने को कहा। राजकुमार की गुप्त चिंता। लू तियान के जाने के बाद रहमान ने अपने गुप्त रक्षक शैडो गार्ड से राय मांगी। रक्षक ने बताया कि लू तियान मार्शल मास्टर स्तर का दिखता है पर उसके चारों ओर एक खतरनाक और रहस्यमय आभा है। रहमान ने आगामी डेजर्ट रूइन पैलेस डोमेन में होने वाले टूर्नामेंट की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया। साधना का रहस्य, अमरता बनाम देवत्व। घर लौटकर लू तियान ने सू किंग्याओ के साथ सबलाइम आर्ट ऑफ नेचुरल ब्रीदिंग का अध्ययन किया। उसने साधना कल्टिवेशन के 6 चरणों के बारे में जाना कि कंडेंसेशन, ची कंडेंसेशन, फाउंडेशन, एस्टेब्लिशमेंट, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, गोल्डन कोर, नासी एंड सोल, नासेंट सोल, डाओ ट्रांसफॉर्मेशन, हेवनली असेंशन। सू किंग्याओ ने बताया कि वह डाओ ट्रांसफॉर्मेशन स्तर की साधिका थी। उसने लू तियान को अमरता और देवत्व के बीच का अंतर समझाया। विशेषता, अमरता का मार्ग कल्टिवेटर, देवत्व का मार्ग डिविनिटी गॉडहुड। शक्ति का स्रोत, ब्रह्मांड की समझ और आध्यात्मिक की ची, आस्था, फेथ और दिव्य नाम। गति अधिक तेज और लचीली, बहुत धीमी। प्रभाव, अकेले स्वर्ग धरती से लड़ सकता है, ब्रह्मांड के नियमों लॉज पर अधिक नियंत्रण। तुलना, हेवनली असेंशन वाला एक नासिएंट डिविनिटी को मार सकता है, 100 हेवनली असेंशन वाले एक असेंडेंट डिविनिटी का सामना नहीं कर सकते। सू किंग्याओ ने लू तियान को देवत्व गॉडहुड के मार्ग पर चलने की सलाह दी क्योंकि सिस्टम इसमें उसकी मदद करेगा। लू तियान ने उम्मीद जताई कि वह इस बुनियादी मैनुअल से कुछ नया सीख पाएगा। साधना का नया प्रयोग। गॉड स्पेस के भीतर लू तियान जुन त्यानयुन अपने डांटियन में फंसी चाओटिक फ्लावर की पंखुड़ियों की समस्या सुझाने में लगा था। चूंकि उसका डांटियन अवरुद्ध था, उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को अपनी नाड़ियों मेरिडियंस में जमा करने का फैसला किया। उसकी नाड़ियां अब यांगीजी नदी की तरह विशाल और मजबूत थीं। उसने एक्यूपंक्चर तकनीक का सहारा लिया और शरीर के 36 सितारा बिंदुओं 36 स्टार पॉइंट्स को सक्रिय किया जिन्हें उसने लघु डांटियन मिनिएचर डांशंस में बदल दिया। सू किंग्याओ उसकी प्रगति देख प्रभावित हुई, हालांकि उसने फिर से पहेलियों में बात की। एक पिता की विदाई। अचानक वर्ल्ड लॉ का एक संदेश आया कि सायु अब इस दुनिया को छोड़ने वाली है। लू तियान अपने दुर्भाग्य के कारण डर रहा था पर वर्ल्ड लॉ ने सुरक्षा का आश्वासन दिया। लू तियान ने गॉड स्पेस के भीतर एक खूबसूरत समुद्र तट का दृश्य बनाया। सायु वहां पहुंची और अपने पापा का नया युवा रूप देखकर दंग रह गई। लू तियान ने घुटनों के बल बैठकर अपनी बेटी का हाथ चूमा और उससे माफी मांगी कि वह उसे एक सामान्य जीवन नहीं दे पाया। सायु ने परिपक्वता दिखाते हुए कहा कि पापा ने उसे और पूरे शहर को बचाया है, इसलिए उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए। वायदा और आंसू। सायु ने बताया कि तुबासान ने उसे आश्वासन दिया है कि जैसे ही वह अपने भीतर के डिवाइन स्पार्क को नियंत्रित करना सीख जाएगी, वह वापस आ पाएगी। लू तियान ने अपने आंसू पीते हुए सायु को सांत्वना दी, इसे विदाई मत समझो, इसे एक समर कैंप समझो। जब ये कैंप खत्म होगा, पापा और मम्मी तुम्हें लेने आएंगे। सायु फूट फूट कर रोई, पर लू तियान ने खुद को संभाले रखा था कि सायु कमजोर ना पड़े।
उसने सायु को एक कीमती सलाह दी, सायु, अपनी अंतरात्मा को साफ रखना और शक्ति हासिल करना, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। रक्षक का साथ, शाओ यूएफसीओयू। विदाई के समय लुतियान ने अपनी स्पिरिट बीस्ट शाओ यूएफ सफ़ेद लोमड़ी को सायु के साथ भेजने का फैसला किया ताकि वह दिव्य क्षेत्र में सायु की रक्षा कर सके। सायु उस नन्ही लोमड़ी को देख खुश हुई। रोशनी के एक स्तंभ के साथ सायु, शाओ यूए और तुबा सानो जल हो गए। पुरुषों के आंसू। सायु के जाने के बाद सुकिंग्याओ ने लुतियान को गले लगाया और रोने को कहा। लुतियान ने मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा, क्योंकि पुरुष आंसुओं को आगे बढ़ने के ईंधन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लुतियान अब अपने परिवार के लिए और भी शक्तिशाली बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ गया। लेखक का नोट, लेखक ने पाठकों के लिए एक रिडीम कोड ABDHYHE98677R3VKA दिया है और उनसे अच्छी समीक्षाएं रिव्यूज देने का अनुरोध किया है। नूर शहर और डेजर्ट रूइन पैलेस। साउथ राष्ट्र में ग्लोबल बिजनेस मीटिंग के बहाने मर्सनरी टूर्नामेंट की तैयारियां जोरों पर थीं। दुनिया भर के भाड़े के सैनिकों मर्सनरीज को गुप्त रूप से रेगिस्तान के बीचों बीच बसे एक भव्य नखलिस्तान, नूर शहर, सिटी ऑफ नूर, ले जाया गया। ये शहर 3 गुप्त जनजातियों द्वारा नियंत्रित था। यहाँ डेजर्ट रूइन पैलेस नाम का एक विशाल स्पेशल रियलम स्थानिक क्षेत्र था जहाँ टूर्नामेंट होना था। भाड़े के सैनिकों के गिल्ड को उनकी रैंकिंग D से S क्लास के आधार पर कमरे दिए गए। लुतियान का आगमन और नई चुनौती। लुतियान जुनत्यानयुन धूप का चश्मा और सफ़ेद कोट पहने नूर शहर पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट उसका ब्लैक गोल्ड कार्ड देखकर दंग रह गई और उसने लुतियान को मून लेक के पास स्थित सबसे आलीशान इंपीरियल स्वीट की चाबी दी। जैसे ही लुतियान अपने विला पहुंचा, ब्लैक लेगून गिल्ड एक क्लास गिल्ड के सदस्यों ने उसे घेर लिया। उनका नेता वाल्थोर एक हट्टा-कट्टा आदमी था। उसने नूर शहर का छिपा हुआ नियम बताया, यहाँ केवल पैसे से जगह नहीं मिलती, अपनी चीज़ों की रक्षा करने के लिए ताकत चाहिए। वे लुतियान का आलीशान विला छीनना चाहते थे। शक्तियों का परीक्षण। लुतियान ने अपनी आइज ऑफ फॉर्चून से देखा कि उन लोगों पर पीला रंग सावधानी का संकेत चमक रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर उसकी पुरानी शक्तियां होती तो ये कीड़े उसके सामने टिक भी नहीं पाते। उसने अपना मिडल फिंगर दिखाते हुए उन्हें चुनौती दी। युद्ध शुरू होते ही लुतियान ने साबित कर दिया कि वह अभी भी कमजोर नहीं है। गति का प्रदर्शन। इससे पहले कि वे हमला कर पाते, लुतियान ने एक सदस्य को इतनी तेजी से मारा कि वह हवा में उछल गया। ड्रैगन ब्लडलाइन। लुतियान ने अपनी ड्रैगन ब्लडलाइन सक्रिय की और आधे सदस्यों को पलक झपकते ही ढेर कर दिया। वाल्थोर बनाम लुतियान। वाल्थोर ने अपनी शक्ति से जमीन में दरारें पैदा की और अपने हाथों को पत्थर जैसा मजबूत बना लिया। लुतियान ने पीछे हटकर भागने के बजाय वाल्थोर के पत्थर वाले मुंह का सामना अपने मुंह से किया। अंतिम प्रहार। लुतियान ने अपनी प्रसिद्ध तकनीक का उपयोग किया। एक ट्रिग्राम ड्रैगन सबड्यूइंग पाम। ब्लेजिंग गोल्ड। लगातार हुए प्रहारों ने वाल्थोर के पत्थर के कवच को चकनाचूर कर दिया और लुतियान की एक जोरदार किक ने उसे दूर फेंक दिया। पूरा ब्लैक लेगून गिल्ड सन रह गया। लुतियान ने मुस्कुराते हुए फिर से अपनी उंगली दिखाई और पूछा, कोई और आना चाहता है? शक्ति का नया पैमाना। ब्लैक लेगून गिल्ड को हराने के बाद लुतियान जुनत्यानयुन ने महसूस किया कि हालांकि उसके पास अब पहले जैसी दिव्य शक्तियां नहीं हैं, फिर भी उसकी मार्शल ग्रैंड मास्टर की ताकत साधारण सुपरह्यूमंस जैसे कि रॉक बॉडी या विंड मैनिपुलेशन वाले पर भारी है। उसने अपने विला के सुरक्षाकर्मियों को घायल दुश्मनों को बाहर फेंकने और सफाई करने का आदेश दिया। हेवेंस कैलेमिटी की नज़र। दूरबीन से लुतियान पर नजर रख रही एशली और मिंगयू उसकी जीत से हैरान नहीं थीं। वे अपनी टीम हेवेंस कैलेमिटी की तैयारियों को लेकर आश्वस्त थीं। एशले ने लुतियान को याद किया, पर मिंगयू ने उसे धैर्य रखने को कहा। लुतियान अपनी छत पर शराब का आनंद लेते हुए टूर्नामेंट के रोमांच का इंतजार कर रहा था। नकाबपोश जलसा मैस्करेड बैंक्वेट। शाम को राजकुमार रहमान ने एक भव्य नकाबपोश पार्टी का आयोजन किया। लुतियान अपना पुराना जेड डेमन मास्क पहनकर वहां पहुंचा। उसने राजकुमार से मिलने के बजाय खाने पीने पर ध्यान दिया। तभी एक सुंदर महिला ने अचानक आकर लुतियान का हाथ थाम लिया और उसे अपना मंगेतर बताया। वह महिला जेन जाने थी, जिसका पीछा लैंगस्टन नाम का एक घमंडी शख्स कर रहा था। लैंगस्टन का अपमान। लैंगस्टन, जो स्टॉर्म ईगल गिल्ड का उपाध्यक्ष था, ने लुतियान को धमकाने के लिए उसके गिलास की वाइन को हवा में उछाल दिया। वाटर मैनिपुलेशन तकनीक। लुतियान ने बिना डरे उस वाइन को वापस गिलास में उतार लिया और मजाक उड़ाया, अगर तुम यही हुनर सड़क पर दिखाते तो मैं तुम्हें $1 इनाम देता। जब लैंगस्टन ने अपनी गिल्ड और खानदान बेट्स हाउस होल्ड का रौब झाड़ा तो लुतियान ने मासूमियत से कहा कि उसने कभी इनका नाम तक नहीं सुना, शायद वे इतने मशहूर नहीं हैं। गुस्से से लाल लैंगस्टन ने उसे टूर्नामेंट में देख लेने की धमकी दी और वहां से चला गया। वह रहस्यमयी चुंबन। लुतियान ने उस फॉक्स मास्क वाली महिला जेन से स्पष्टीकरण मांगा। जवाब देने के बजाय उस महिला ने झुककर लुतियान के होठों को चूम लिया। वह चुंबन किसी पुरानी शराब की तरह नशीला था। उसने धीरे से कहा, आहा, तुम बड़े हो गए हो मेरे नन्हे राजा, माय लिटिल किंग। इससे पहले कि लुतियान कुछ समझ पाता, वह महिला ओझल हो गई। लुतियान को उसकी खुशबू और एहसास बहुत ही जाना पहचाना लगा। मिंगयुए का गुस्सा। दूर से ये सब देख रही मिंगयुए ने गुस्से में लैंगस्टन को अपनी दुश्मन सूची में डाल दिया और चिढ़ते हुए कहा, लगता है एक और नई कुतिया बिच आ गई है। छाया जगत के रहस्य। पार्टी में घूमते हुए लुतियान जुनत्यानयुन ने अपनी आइज ऑफ फॉर्चून से वहां मौजूद शक्तिशाली लोगों का जायजा लिया। उसने महसूस किया कि भाड़े के सैनिकों की दुनिया उम्मीद से कहीं अधिक विशाल है।
उसने मर्सिनरी दुनिया के पुराने राइजिंग स्टार यांगचेन गोल्डन कोंडोर के बारे में पूछताछ की और पता चला कि 1 साल पहले उसके गायब होने के बाद उसका गिल्ड बिखर चुका है। लुतियान ने दुनिया के शीर्ष एस ग्रेड समूहों के बारे में जाना। 0 दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा नेटवर्क, स्काई वैंगार्ड्स सबसे बेहतरीन सुरक्षा टीम, गोल्डन ड्रैगन गार्ड्स शिया नेशन की सबसे शक्तिशाली सेना, ओलंपस गिल्ड अत्यंत शक्तिशाली सदस्यों वाला समूह, हेवेंस कैलमिटी लुतियान की अपनी टीम जो अब प्रसिद्ध हो चुकी है। लुतियान ने सोचा कि शायद उसके टूटे हुए डांटियन का समाधान इन म्यूटेंट शक्तियों के स्रोत सोलचीक में छिपा हो सकता है। शिया नेशन में धमाका, चेयरमैन यानरो। इधर शिया नेशन में लुतियान के जाने के बाद जी यानरूप ने स्काई फायर ग्रुप की नई चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाल लिया। ये खबर हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बन गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यानरो एक बिजनेस सूट और सनग्लासेस पहने मंच पर आई, जहां उनकी खूबसूरती और आत्मविश्वास ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। एक ईमानदार भाषण। यानरो ने मीडिया के सामने स्पष्ट किया कि स्काई फायर ग्रुप अब सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर में कदम रखेगा और जल्द ही क्लाउड कॉर्पोरेशन के नए स्मार्टफोन और डिवाइस लॉन्च करेगा। उन्होंने कुछ बहुत ही अनफिल्टर्ड सीधी बातें कहीं। लुतियान का बचाव। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुराने चेयरमैन लुतियान को निकाला नहीं गया है, बल्कि वह अपनी मर्जी से दुनिया देखने गए हैं। उन्होंने मजाक में कहा कि किसी टिड्डे बोर्ड मेंबर्स में इतनी हिम्मत नहीं कि लुतियान जैसे रथ को पीछे धकेल सके। सच्चाई का सामना। उन्होंने खुद को रोल मॉडल मानने वाली लड़कियों से कहा कि वह यहाँ केवल इसलिए हैं क्योंकि लुतियान ऐसा चाहते थे। उन्होंने कहा कि वह कोई बहुत मेहनती महिला नहीं है, बल्कि घर पर आलस करना पसंद करती हैं। रिश्तों पर सलाह। उन्होंने महिलाओं को इंटरनेट के अजीबोगरीब लोगों की बातों में न आकर अपने दिल की सुनने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उनके लिए एक प्यारे जीवनसाथी के साथ घर पर रहना किसी भी पद से बड़ा है। यानरो का ये बेबाक अंदाज देखकर पूरा मीडिया और जनता सन्न रह गई। टूर्नामेंट का भव्य आगाज। सुबह होते ही नूर शहर का विशाल अखाड़ा दर्शकों से खचाखच भर गया, जो किसी प्राचीन रेगिस्तानी कोलोसियम जैसा लग रहा था। टूर्नामेंट की शुरुआत डेजर्ट पैलेस नाम के एक स्पेशल रियलम स्थानिक क्षेत्र के भीतर होनी थी। 2 विशाल पत्थर के स्तंभों के बीच एक जादुई पोर्टल खुला, जो टूटे हुए शीशे की तरह चमक रहा था। नियम और स्कोरिंग। पोर्टल के भीतर का दृश्य बाहर आसमान में होलोग्राफिक स्क्रीन पर लाइव दिखाया जा रहा था। नियम सरल थे। कांस्य श्रेणी दानव 10 अंक, रजत श्रेणी दानव 50 अंक, स्वर्ण श्रेणी दानव 100 अंक, बॉस दानव 500 अंक, छिपी हुई सोने की ईंटें 1000 अंक प्रति ईंट। टीमें एक दूसरे से स्कोर छीन भी सकती थीं। लुतियान ने अपनी टीम हेवेंस कैलेमिटी को मिंग युए और एशले के नेतृत्व में पोर्टल में प्रवेश करते देखा। एक रहस्यमयी मुलाकात। लुतियान अपने वीआईपी बालकनी में बैठा था, तभी अचानक एक महिला उसके बगल में आकर बैठ गई। उसने सुरक्षा घेरे को बड़ी आसानी से तोड़ दिया था। जब उसने अपना चश्मा उतारा तो उसकी असली सुंदरता और काले बाल सामने आए। लुतियान उसकी खूबसूरती देख दंग रह गया। उस महिला ने मजाक में लुतियान की अन्य सुंदरियों, पत्नियों, प्रेमिकाओं को अपनी भाभियां सिस्टर्स इन लॉ कहा। लुतियान तुरंत समझ गया कि यह कोई अजनबी नहीं है। बड़ी बहन का प्यार। लुतियान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं है, बड़ी बहन रोंगहुआ, एल्डर सिस्टर रोंगवा। ये सुनकर वह महिला, जिसका नाम जुन रोंगहुआ था, खिलखिलाकर हंसी और लुतियान को गले लगा लिया। वह उसे बचपन के नाम शाओ जुन, सियो जुन कहकर पुकारती थी। वह लुतियान को इतनी कसकर गले लगाए हुए थी जैसे सालों की जुदाई का दर्द मिटा रही हो। वह जुन परिवार की ही सदस्य थी और लुतियान की बड़ी बहन जैसी थी। अतीत की कड़वी यादें। जुन रोंगहुआ ने लुतियान के सिर को सहलाते हुए भावुक होकर कहा कि उसने उसे बहुत याद किया। उसने उस समय का जिक्र किया जब लुतियान की 8 नाड़ियां एक गवर्निंग मेरिडियंस सील कर दी गई थीं और परिवार ने उसे छोड़ दिया था। रोंगहुआ ने नेदरवर्ल्ड कल्ट को भी कोसा जिन्होंने लुतियान के साथ बुरा किया था। लुतियान ने उसे सांत्वना दी कि उसने वापस आकर रूई कॉर्पोरेशन और ब्लैक घोस्ट सेक्ट जैसे उनके मोहरों का सफाया कर दिया है। रोंगहुआ ये जानकर खुश हुई, पर वह इस बात से हैरान थी कि लुतियान ने हेवेंस कैलेमिटी जैसा इतना बड़ा संगठन कैसे खड़ा कर लिया। लुतियान ने भी मजाक में रोंगहुआ के डार्क फीनिक्स गिल्ड के बारे में पूछा। एक डरावना संकेत। दोनों बैठकर मैच देखने लगे और पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। लेकिन जब लुतियान ने अपनी आइज ऑफ फॉर्चून आंखों की दिव्य शक्ति से जुन रोंगहुआ की नियति को देखा तो उसके होश उड़ गए। रोंगहुआ की नियति का रंग गहरा काला पिच ब्लैक था, जो अत्यंत विनाशकारी दुर्भाग्य और मृत्यु का संकेत था। टूर्नामेंट का डिजिटल रोमांच। डेजर्ट पैलेस का स्थानिक क्षेत्र स्पेशल रेल्म एक विशाल रेगिस्तान और खंडहरों से भरा स्थान था। साउथ राष्ट्र की उच्च तकनीक वाले ड्रोनों ने हर गतिविधि को लाइव प्रसारित किया। दर्शकों के पास विकल्प था कि वे मुख्य होलोग्राफिक स्क्रीन देखें या अपनी पसंद की टीम को व्यक्तिगत स्क्रीन पर ट्रैक करें। पोर्टल के भीतर टीमों को अलग अलग निर्देशांकों कोऑर्डिनेट्स पर भेजा गया ताकि शुरुआती चरण में उनके बीच कम टकराव हो और दर्शकों का उत्साह बना रहे। आयरन स्वॉर्ड टीम का संघर्ष बी रैंक गिल्ड। टूर्नामेंट में आधुनिक हथियारों पर पाबंदी थी, केवल सीमित गोला बारूद वाली हैंडगन और असॉल्ट राइफलें ही मान्य थीं। आयरन स्वॉर्ड टीम का सामना डेजर्ट हाइना रेगिस्तानी लकड़बग्घे के एक झुंड से हुआ। ये सामान्य से अधिक आक्रामक और शक्तिशाली थे। उनके झुंड के नेता पैक लीडर ने चतुराई से टीम के लीडर के पैरों पर हमला किया। हालांकि टीम ने उन्हें मार गिराया, लेकिन वे बुरी तरह घायल हो गए। दर्शकों ने इस रोमांचक लड़ाई का भरपूर आनंद लिया। आर्नोल्ड का फ्लेम फिस्ट। स्क्रीन पर फिर स्काई गार्डियन गिल्ड ए रैंक के आर्नोल्ड को दिखाया गया। उसके पास बी ग्रेड की फायर फिस्ट शक्ति थी।
उसने अपने जलते हुए मुक्कों से राक्षसों के शरीर में छेद कर दिए। उसके साथ विस्परिंग विंड की शक्ति वाला एक स्पोर्टर भी था जो उसकी आग की लपटों को और मजबूत बना रहा था। हेवंस कैलेमिटी का जलवा। तभी स्क्रीन बदली और काले रंग के मिलिट्री सूट और हेलमेट पहने एक टीम दिखाई दी। ये लुतियान की टीम हेवंस कैलेमिटी थी, जिसका नेतृत्व एशली और मिंगयू कर रही थीं। उनका सामना डीप मॉन्स्टर वर्म्स गहरे जमीनी कीड़े से हुआ। दर्शकों की आंखें फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि टीम के सदस्य किसी मार्शल ग्रैंडमास्टर की तरह अपनी तलवारों से जादुई किरणों स्वॉर्ड और के प्रहार कर रहे थे। जब एक विशाल स्वर्ण श्रेणी गोल्ड ग्रेड का एलीट कीड़ा बाहर निकला तो एशले ने टीम को चेतावनी दी, अगर तुम इसे नहीं मार पाए तो मैं तुम्हारी ट्रेनिंग दोगुनी कर दूंगी। टीम के सदस्यों ने अज्योर स्वरल स्वॉर्ड आर्ट टेम्पेस्ट का उपयोग किया और कुछ ही मिनटों में उन सभी कीड़ों और उनके नेता का सफाया कर दिया। रोंगहुआ का गर्व। जुन रोंगहुआ ने लुतियान की ओर मुड़कर प्रशंसा की, शानदार, तुमने इतने सारे मार्शल मास्टर्स को प्रशिक्षित किया है। लुतियान ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा कि उसने केवल दवाएं और तकनीकें दी, बाकी उनकी अपनी मेहनत है। तभी रोंगहुआ ने मुस्कुराते हुए स्क्रीन बदली और कहा, तो अब मेरा प्रदर्शन देखो। अब सबकी नज़रें रोंगहुआ के डार्क फीनिक्स गिल्ड पर टिक गई थीं। डार्क फीनिक्स गिल्ड का शक्ति प्रदर्शन। मैदान के भीतर जुन रोंगहुआ की टीम डार्क फीनिक्स अपनी चाल चल रही थी। टीम में 3 मुख्य सदस्य थे। लूसी एक छोटी लड़की जिसके पास ए रैंक की अलौकिक शक्ति सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ थी। वह एक विशाल हथौड़े हैमर से वार करती थी। मारिया एक चश्मा पहनने वाली महिला जिसके पास विंड अफिनिटी हवा की शक्ति थी और वह जादू मैजिक का उपयोग कर सकती थी। एलिसिया एक सुनहरे बालों वाली रईस महिला जो अपनी पतली तलवार रेपियर से बिजली की गति लाइटनिंग स्वॉर्ड आर्ट से हमला करती थी। एलीट बॉस का संहार। इनका सामना एक डार्क स्टील स्कॉर्पियन बॉस और उसके 20 बिच्छुओं के झुंड से हुआ। लूसी ने अपने हथौड़े से जमीन में गहरे गड्ढे कर दिए और बिच्छुओं को कुचलना शुरू कर दिया। जब बॉस ने उस पर तेजाब फेंका तो मारिया ने विंड बैरियर बनाकर उसे बचा लिया। एलिसिया ने बिजली की गति से बिच्छुओं के सिरों को काट दिया। अंत में मारिया ने एक शक्तिशाली चक्रवात व्हर्लविंड बनाकर बॉस को फंसाया और लूसी ने अपने माउंटेन क्रश प्रहार से उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। स्कोरबोर्ड में हलचल। मारिया ने देखा कि वे चौथे स्थान पर थे। ओलंपस पहले, स्काई वैनगार्ड दूसरे और हेवंस कैलेमिटी तीसरे स्थान पर थी। लेकिन अचानक स्कोरबोर्ड बदला और स्काई वैनगार्ड का स्थान एक अज्ञात इकाई अननोन एंटिटी ने ले लिया। इसका मतलब था कि अंधेरे में छिपे किसी गिरोह ने स्काई वैनगार्ड पर हमला कर उनका स्कोर चुरा लिया था। पश्चिमी जादू का रहस्य। अखाड़े के बाहर जुन रोंगहुआ ने लुतियान जुन त्यानयुन को मारिया की शक्तियों के बारे में समझाया। उसने बताया कि पश्चिमी जादू वेस्टर्न मैजिक करने के लिए या तो एक म्यूज का रक्त चाहिए या किसी तत्व एलिमेंट के साथ प्राकृतिक लगाव। मारिया के पास प्राकृतिक हवा की शक्ति थी जिसे उसने जादू सीखकर और भी घातक बना लिया था। लुतियान ने महसूस किया कि मारिया का जादू शक्तिशाली तो है, लेकिन उसे मंत्र पढ़ने कास्टिंग में 10 सेकंड का समय लगता है, जबकि उसकी अपनी टीम की मिंगयू कहीं अधिक तेज और कुशल थी। एक रोमांचक शर्त। रोंगहुआ ने लुतियान के साथ एक शर्त लगाए, अगर डार्क फीनिक्स का परिणाम हेवंस कैलेमिटी से बेहतर रहा तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, और अगर तुम्हारी टीम जीती तो मैं तुम्हारी बात मानूंगी। लुतियान मुस्कुराया क्योंकि उसे पता था कि रोंगहुआ दोनों ही स्थितियों में जीत का आनंद लेगी। तभी अचानक होलोग्राफिक स्क्रीन पर एक बड़ी घोषणा हुई, बधाई हो, हेवंस कैलेमिटी ने मुख्य बॉस डेजर्ट गोलेम को मार गिराया है। आश्चर्यजनक घोषणा। पूरे अखाड़े में सन्नाटा छा गया जब एक घोषणा हुई कि हेवंस कैलेमिटी ने मुख्य बॉस को मार गिराया है। दर्शकों को उम्मीद थी कि इसमें कम से कम आधा दिन लगेगा, पर लुतियान की टीम ने इसे पलक झपकते ही कर दिखाया। आयोजकों ने तुरंत रीप्ले दोबारा प्रसारण दिखाया ताकि लोग देख सकें कि आखिर हुआ क्या। मुख्य बॉस का शिकार मैग्मा लिज़र्ड। रीप्ले में दिखाया गया कि हेवंस कैलेमिटी की टीम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही थी। उन्होंने रास्ते में छिपी हुई सोने की ईंटें गोल्डबाज ऐसे ढूंढ ली जैसे उन्हें पहले से पता हो कि वे कहाँ हैं। जल्द ही वे मुख्य बॉस के ठिकाने पर पहुंचे, एक गहरी गुफा जहां मैग्मा लिज़र्ड नाम का एक विशाल राक्षस रहता था। एंकर ने बताया कि यह एक पीके क्लास मॉन्स्टर है जिसके पास ड्रैगन के खून का एक अंश है और इसमें म्यूटेंट जैसी शक्तियां हैं। इसे हराने के लिए आमतौर पर एक एस रैंक योद्धा की जरूरत होती है। अजय टीम वर्क। मिंगयू के नेतृत्व में टीम ने हमला बोला। सुरक्षा। 3 योद्धाओं ने लाइट ब्लू ऊर्जा ढाल एनर्जी शील्ड्स बनाई जिन्होंने मैग्मा लिज़र्ड की भयंकर आग को आसानी से रोक लिया। एशले का प्रहार। एशले ने आग की दीवार को चीरते हुए छलांग लगाई और अपनी तलवार से एक बैंगनी चमक के साथ राक्षस के सींग और चेहरे का एक हिस्सा काट दिया। अंतर टीम के बाकी सदस्यों ने अपने मार्शल आर्ट्स और उन्नत हथियारों से मात्र 10 मिनट में उस विशाल राक्षस का काम तमाम कर दिया। दर्शक दंग थे। एक पीके रैंक राक्षस इतनी जल्दी मर गया। उन्हें लगा कि लड़ाई बहुत नीरस थी क्योंकि हेवंस कैलेमिटी के सामने कोई चुनौती ही नहीं थी। अंधेरे में घात। डार्क स्पेक्टर गिल्ड का अंत। जब लाइव फीड वापस आई तो मंजर और भी डरावना था। जमीन पर कटे हुए अंग और खून बिखरा था। ये एक डार्क स्पेक्टर गिल्ड के सदस्य थे। रिप्ले में दिखाया गया कि बॉस को मारने के बाद डार्क स्पेक्टर ने हेवंस कैलेमिटी पर पीछे से हमला किया था, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने स्काई वैनगार्ड को हराकर उनका स्कोर चुराया था। लेकिन जैसे ही हमला हुआ, मिंगयू ने एक धूल भरी आंधी पैदा कर दी। अंधेरे और धूल के बीच केवल चीखें सुनाई दीं। जब धूल छंटी तो एशले खून से सनी मिट्टी के साथ खड़ी थी और डार्क स्पेक्टर के सारे धुरंधर जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। एशले ने तिरस्कार से कहा, घटिया कमीने।
दर्शकों की प्रतिक्रिया। दर्शक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने सट्टेबाजी में बहुत पैसा लगाया था, पर हेवंस कैलेमिटी ने प्रतियोगिता को इतना आसान बना दिया कि इसमें कोई रोमांच ही नहीं बचा। कुछ लोग चिल्लाने लगे, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। जुन रोंगहुआ भी हैरान थी। उसने लू तियान से पूछा कि क्या मिंग यूए और एशले एस रैंक म्यूटेंट हैं। लू तियान ने बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, वे मेरी टीम के एसेस हैं। टूर्नामेंट से जल्दी वापसी। मैदान के भीतर हेवंस कैलेमिटी की टीम ने अपना झंडा गाड़ दिया। उन्होंने मुख्य बॉस को मारने और डार्क स्पेक्टर गिल्ड के सारे अंक चुराने के बाद टूर्नामेंट से जल्दी वापस आने का फैसला किया। हालांकि कुछ दर्शकों को ये बोरियत भरा लगा, पर नियमों के अनुसार वे विजेता बन चुके थे। उनके पास इतने अंक थे कि शीर्ष पर मौजूद ओलंपस गिल्ड भी उन्हें नहीं पछाड़ सकता था। बहन के साथ विदाई। लू तियान जुन तियानयुन उठ खड़ा हुआ। वह अब शिया नेशन वापस नहीं जा सकता था। जुन रोंगहुआ ने उसका हाथ थामा और उसे अपने साथ चलने को कहा। लू तियान ने मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। दोनों ने नूर शहर में खूब खरीदारी की, स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया और पुरानी यादें ताज़ा कीं। लू तियान को रोंगहुआ के साथ बच्चा बन जाना और उसका खिलखिलाना बहुत अच्छा लग रहा था। एक काला रहस्य, रोंगहुआ की नियति। मौज मस्ती के बीच लू तियान ने अपनी आइज ऑफ फॉर्चून से जुन रोंगहुआ का स्टेटस चेक किया और दंग रह गया। किस्मत, डेस्टिनी -1000, अत्यधिक नकारात्मक। शक्ति, होल्टन पीक स्टेज ए रैंक म्यूटेंट क्षमता, परफेक्ट माना सर्किट। कौशल, क्रिम्सन स्नो 9 क्लॉज 9 नेदर ग्रेट येनार्ट आदि। रोंगहुआ न केवल एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थी जो मार्शल आर्ट और जादू दोनों जानती थी, बल्कि वह एक विलेनस खलनायिका की नियति लेकर चल रही थी। लू तियान ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह उसे एक दर्दनाक मौत से बचाएगा। फेडरल स्टेट्स के लिए उड़ान। रोंगहुआ ने बताया कि वे फेडरल स्टेट्स जा रहे हैं और लू तियान अब उसके साथ रहेगा। एयरपोर्ट पर लू तियान की मुलाकात मारिया से हुई, जो रोंगहुआ की निजी मेट पर्सनल मेट का भेष धारण किए हुए थी। रोंगहुआ ने वहां अपना नाम जेन लिवेन जाने लिवेन रखा हुआ था। प्राइवेट जेट में सवार होकर लू तियान ने रोंगहुआ और मारिया को अपनी स्पेशल स्टोरेज क्षमता दिखाई, जिसे देखकर वे हैरान रह गईं। रोंगहुआ ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि वह फेडरल स्टेट्स में अपने अंतिम वर्ष की यूनिवर्सिटी छात्रा है। लू तियान ये सुनकर हंस पड़ा, क्योंकि उसे अपनी फ्लोटिंग क्लाउड यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, लू तियान ने रोंगहुआ की आंखों में देखते हुए पूछा, तो बड़ी बहन, मुझे बताओ, मेरे परिवार छोड़ने के बाद वहां क्या क्या हुआ। रोंगहुआ का संघर्ष और क्रिम्सन स्नो की विरासत। विमान में उड़ते हुए लू तियान जुन तियानयुन ने जुन रोंगहुआ से उसके अतीत के बारे में पूछा। रोंगहुआ ने बताया कि जब लू तियान को परिवार से निकाला गया था तब वह बहुत दुखी थी। उसने लू तियान पर छिपकर नजर रखी, पर उसकी दयनीय हालत देख वह सह नहीं पाए। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रोंगहुआ ने तिब्बत के बर्फीले पहाड़ों में एक छिपे हुए महल की खोज की। वहां उसे स्नो ईगल पैलेस के अंतिम गुरु विच ऑफ क्रिम्सन स्नो, लाल बर्फ की डायन की विरासत मिली। इसके साथ ही उसका हेवनली बिचिंग यिन बॉडी, हेवनली बेटविचिंग यिन बॉडी जागृत हुआ। लेकिन इस शक्ति के साथ उसे एक शाप भी मिला, वह शिया नेशन तब तक नहीं लौट सकती जब तक वह शियानतियन शियानशन स्तर तक न पहुंच जाए, और उसे अपनी पूरी शक्ति खोलने के लिए ताई की श्राइन को नष्ट करना होगा। वेनेटो परिवार और मारिया। रोंगहुआ ने बताया कि कैसे उसने वेनिस में एक माफिया परिवार की मदद की, जो बाद में उसकी पहली ताकत बना। मारिया वेनेटो, जो रोंगहुआ की नौकरानी मेट बनी हुई है, दरअसल दुनिया के 5 सबसे बड़े आपराधिक सिंडिकेट में से एक वेनेटो परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। मारिया ने रोंगहुआ के प्रति अपनी अटूट वफादारी की कसम खाई है। लू तियान की कहानी। लू तियान ने भी संक्षेप में अपनी यात्रा सुनाई, कैसे उसने अपनी बीमारी 8 हिडन मेरिडियंस का जहर ठीक की, स्काई फायर ग्रुप को संभाला और अपने दुश्मनों को खत्म किया। ये जानकर रोंगहुआ बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि अब वह लू तियान का ख्याल रखेगी। सैन अटलांटिस, विलासिता और गरीबी का शहर। कहानी अब फेडरल स्टेट्स के सबसे बड़े शहरों में से एक सैन अटलांटिस की ओर मुड़ती है। ये शहर अमीरी की चरम सीमा और गरीबी की गर्त दोनों का मिश्रण है। यहाँ एवरग्रीन एकेडमी नाम का एक स्कूल है जो अपनी कमतर स्थिति के लिए मशहूर है, खासकर पड़ोस के वीआईपी एलिसियन हाई की तुलना में। एक नए नायक का संकेत, बैरी। एवरग्रीन एकेडमी की एक क्लास में छात्रों का एक समूह बैरी नाम के एक लड़के को बेरहमी से पीट रहा था। बैरी जमीन पर पड़ा अपमान और पीड़ा सह रहा था, पर उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। मैं तुम सबको मार डालूंगा। तभी उसके होंठों से निकला खून उसकी गर्दन में लटके एक तलवार वाले लॉकेट स्वॉर्ड नेकलेस पर गिरा। बैरी का अपमानजनक जीवन। सूरज ढल रहा था और बैरी बर्टन अपने घर लौट रहा था। वह एवरग्रीन एकेडमी का एक औसत छात्र था जिसके पास न पैसा था, न खेल में रुचि और न ही कोई रसूख। रास्ते में उसने एलिसियन हाई का भव्य गेट देखा, एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ना उसके जैसे गरीब के लिए एक सपना था। तभी एक स्पोर्ट्स कार तेजी से गुजरी और कीचड़ के पानी से उसे भिगो दिया। कार में बैठे अमीर लड़कों ने उसे भिखारी कहकर मजाक उड़ाया। बैरी असहाय होकर मुट्ठियां भींचता रह गया। अकेलापन और कड़वाहट। बैरी के घर पर उसकी मां नहीं थी, वह काम के सिलसिले में बाहर थी। अंधेरे कमरे में वह अपने जख्मों पर दवा लगा रहा था। खिड़की से उसने अपनी पड़ोसन स्टेसी को देखा, जो उसका पहला क्रश थी। स्टेसी एक अमीर लड़के की कार से उतरी थी। बैरी को वह दिन याद आया जब स्टेसी ने उसके दिए गुलाबों को कुचल दिया था। बैरी ने सोचा, काश मेरे पास पैसा होता या उन सुपरहीरो जैसी शक्तियां होती। विरासत का जागरण। दर्द और खाली पेट के साथ बैरी सो गया। उसने अपने सीने पर लटके उस पेंडेंट को हाथ लगाया जो उसे अपने पिता के पुराने सामान में मिला था।
उस पर उसके खून की कुछ बूंदें गिर चुकी थीं। अचानक उसे एक सपना आया, एक मध्यकालीन युद्ध का मैदान जहां जनरल लोरियस नाम का एक पराक्रमी शूरवीर टेम्पलर नाइट हजारों दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट रहा था। वे दृश्य बैरी के दिमाग में समाने लगे। जनरल लोरियस का स्वर गूंजा, मेरे दूर के उत्तराधिकारी, एक सच्चे शूरवीर की भावना को जीवित रखना। रेनहेर परिवार की विरासत कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। बैरी के शरीर में जैसे आग दौड़ गई। उसकी नसों में रेडियंट नाइट ब्रीदिंग मेथड का ज्ञान और असीम शक्ति समा गई। जागने पर बैरी ने महसूस किया कि वह अब साधारण नहीं रहा। उसने संकल्प लिया कि वह एवरग्रीन एकेडमी के गुंडों और स्टेसी जैसे लोगों को पीछे छोड़ देगा। उसका लक्ष्य अब एलिसियन हाई में प्रवेश पाना था। लुतियान की नई शुरुआत। इधर लुतियान जुनतियानयुन जम्हाई लेते हुए अपने कमरे से बाहर निकला। उसकी मुलाकात रोंगहुआ से हुई, जो केवल अंतर्वस्त्रों लॉन्जरे में घूम रही थी। लुतियान ने उसे टोकना चाहा, पर रोंगहुआ ने उत्साह से एक कागज लहराया। शाओ जुन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। लुतियान ने देखा, वह एलिसियन हाई का एडमिशन लेटर था। लुतियान हैरान था कि यह इतनी आसानी से कैसे हो गया। रोंगहुआ ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, इतना आसान ही था। सुबह की छेड़छाड़। सुबह लुतियान जुनतियानयुन की आंख खुली तो उसने रोंगहुआ को अपने सामने पाया। रोंगहुआ ने एक पारदर्शी बैंगनी जालीदार अंतर्वस्त्र लॉन्जरे पहना था, जिससे उसका कामुक शरीर साफ झलक रहा था। लुतियान ने उसे कुछ और पहनने को कहा, पर रोंगहुआ ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या हुआ छोटे भाई, अपनी बड़ी बहन की सेक्सीनेस बर्दाश्त नहीं हो रही। लुतियान सकपका गया और नजरें फेर लीं। दिव्य नाश्ता और रोंगहुआ का संकल्प। रोंगहुआ ने लुतियान के लिए उसका पसंदीदा नाश्ता बनाया, पोर्क बाओ बन, चिल्ली गार्लिक सॉस और मसालेदार नूडल्स। लुतियान को खाना इतना स्वादिष्ट लगा कि वह अपनी स्पिरिट शेफ वाली काबिलियत भूल गया। रोंगहुआ ने बताया कि उसने अपने घरेलू हुनर, विशेषकर खाना बनाना, को इसलिए निखारा है ताकि जब वह लुतियान से दोबारा मिले तो उसकी अच्छी तरह सेवा कर सके। लुतियान ने महसूस किया कि रोंगहुआ की नियति भले ही एक विलेन की हो, पर वह उसे हर हाल में बचाएगा। नई पहचान। जॉनथन वेनेटो। मारिया नए पहचान पत्र लेकर आए। लुतियान ने अपना चेहरा और शरीर बदलकर एक हैंडसम सुनहरे बालों वाले युवक का रूप धर लिया। उसका नया नाम जॉनथन वेनेटो रखा गया। रोंगहुआ ने बताया कि वे वेनेटो परिवार मारिया का परिवार के नाम का उपयोग कर रहे हैं ताकि रसूख और पहुंच बनी रहे। एलिसियन हाई में प्रवेश। लुतियान जब एलिसियन हाई पहुंचा तो वहां की विलासिता देखकर दंग रह गया। रिसेप्शनिस्ट क्लारिस क्लेरिस लुतियान के नए रूप को देखकर उस पर मोहित हो गई। उसने उत्साह के साथ उसे पूरा स्कूल घुमाया। क्लारिस ने बताया कि लुतियान की बड़ी बहन जेन वेनेटो स्कूल की 4 सबसे खूबसूरत लड़कियों कैंपस बेल्स में से एक है। कठिन परीक्षा और गुप्त निगरानी। लुतियान को एक लिखित परीक्षा देनी पड़ी जिसमें विज्ञान, गणित, इतिहास और साइबर तकनीक जैसे कठिन विषय थे। लुतियान ने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए अद्भुत गति से उत्तर लिखे। एक गुप्त कमरे में स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य अधिकारी लुतियान की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने पाया कि लुतियान के दोनों हाथ और मस्तिष्क अलग अलग चेतना से काम कर सकते हैं। उसकी शारीरिक शक्ति एक बी ग्रेड मेटा ह्यूमन सुपरह्यूमन के बराबर है। प्रिंसिपल ने तय किया कि वे लुतियान को स्कूल की सबसे बेकाबू क्लास सोफोमो क्लास में भेजेंगे ताकि वहां थोड़ी हलचल मचे। नए शिकार की तलाश। परीक्षा खत्म करने के बाद लुतियान स्कूल से बाहर निकला। अचानक उसकी आइज ऑफ फॉर्चून चमक उठी। उसे दूर से सोने की एक किरण दिखाई दी। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक युवक गली में 5 लोगों को बेरहमी से पीट रहा है। उस युवक के शरीर से एक शूरवीर नाइट जैसी शक्तिशाली आभा निकल रही थी। लुतियान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने बैरी बर्टन, नया किस्मत का बेटा, को ढूंढ लिया था। लुतियान ने मन ही मन कहा, आह मेरा नन्हा मेमना, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। बैरी का बदला। वीकेंड खत्म हो चुका था और एवरग्रीन हाई में छात्र वापस आ गए थे। रिक और उसके गुंडे परेशान थे क्योंकि उनका एटीएम यानी बैरी बर्टन स्कूल नहीं आया था। छुट्टी के बाद जब रिक और उसके साथी अपनी नियमित गली में सिगरेट पीने गए तो उन्होंने वहां बैरी को पहले से मौजूद पाया। रिक ने उसे धमकाना चाहा, पर बैरी अब बदल चुका था। उसने रिक के मुक्कों को बड़ी आसानी से चकमा दिया और उसका हाथ मरोड़ दिया। जब रिक के गुंडे उस पर झपटे तो बैरी ने उन्हें स्लेजहैमर जैसे मुक्कों से जमीन चटा दी। बैरी ने रिक की नाक तोड़ दी और उसे अपमानित किया। लुतियान की वापसी। लुतियान जुनतियानयुन दूर से ये सब देख रहा था। उसके साथ सू किंग्याओ भी थी। लुतियान ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे अपनी शक्ति वापस पाने के लिए बहुत सारे डेस्टिनी पॉइंट्स की जरूरत है। उसने बैरी का स्टेटस चेक किया। शक्ति 1000, शिशु शूरवीर अप्रेंटिस नाइट, नियति डेस्टिनी 2000, गोल्डन फिंगर रेनहेर परिवार की शूरवीर विरासत। पहली चोरी। बैरी ने अपनी नई ताकत का प्रदर्शन करते हुए रिक की गर्लफ्रेंड लेसी को लुभाने की कोशिश की। उसने सरेआम अपनी मर्दानगी दिखाकर लेसी को प्रभावित किया और उसे रात को मिलने का न्योता दिया। लेसी भी उस पर लट्टू हो गई, लेकिन बैरी की सफलता के बीच में लुतियान ने बाधा डाल दी। लुतियान ने चुपके से पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस के पहुंचते ही बैरी को वहां से भागना पड़ा। रिक ने तड़पते हुए देखा कि कैसे उसकी अपनी गर्लफ्रेंड उसके दुश्मन के साथ फ्लर्ट कर रही है। दिन। होस्ट ने बैरी बर्टन की वर्जिनिटी टूटने का अवसर चुरा लिया। बैरी बर्टन की नियति -50। होस्ट को जोड़ 5 डेस्टिनी पॉइंट्स और 200 फॉर्चून पॉइंट्स मिले। लुतियान ने मजे में कहा, मैं उसे इतनी आसानी से सफल नहीं होने दे सकता। रोंगहुआ का प्यार और नई योजना। लुतियान घर पहुंचा तो रोंगहुआ उसे देखकर खुश हो गई, पर वह थोड़ी परेशान भी थी। उसे किसी जरूरी काम से कंपनी जाना था।
वह लुतियान को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने मारिया को लुतियान की देखभाल के लिए घर पर छोड़ दिया। जैसे ही रोंगहुआ गई, लुतियान ने मारिया से कहा, बहन मारिया, चलो कहीं घूमने चलते हैं। मारिया ने पूछा कहाँ, तो लुतियान ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, बस किसी की जासूसी करने। अगला शिकार। सड़क पर चलते हुए बैरी मन ही मन लेसी के साथ रात बिताने के सपने देख रहा था। तभी उसने देखा कि एक अमीर महिला अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और उसकी बेटी मदद के लिए चिल्ला रही है। बैरी की योजना और लुतियान का हस्तक्षेप। सड़क पर एक अमीर अधेड़ महिला और उसकी बेटी खरीदारी करके बाहर निकली, तभी वह महिला अचानक बेहोश हो गई। उसे दौरे पर रहे थे और वह हवा में किसी भूत की ओर इशारा कर रही थी। बैरी बर्टन ने अपनी नाइट इनहेरिटेंस की यादों से तुरंत पहचान लिया कि यह काले जादू का एक शाप है। उसने देखा कि महिला के हाथ में मौजूद मोतियों का कंगन उस शाप का जरिया मीडियम है। बैरी ने सोचा कि अगर वह अपनी ऊर्जा औरत का उपयोग कर इसे शुद्ध कर दे तो वह महिला ठीक हो जाएगी और बदले में उसे मोटा इनाम पैसे मिलेगा। बैरी भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा, पर इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक और युवक लुतियान वहां पहुंच गया। अवसर की चोरी। लुतियान ने महिला को सहारा दिया। जब बैरी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लुतियान ने चुपके से उस कंगन को छू लिया। जैसे ही उसने कंगन तोड़ा, वे मोती काली राख की तरह झड़कर जमीन पर गिर गए। महिला तुरंत बेहतर महसूस करने लगी। लुतियान वहां से पलक झपकते ही गायब हो गया। जब महिला और उसकी बेटी, जो काफी अमीर लग रहे थे, ने होश संभाला तो उन्होंने लुतियान को ढूंढने की कोशिश की, पर वह जा चुका था। उन्होंने बैरी की ओर देखा तक नहीं और अपनी मर्सिडीज बेंज में बैठकर चले गए। बैरी गुस्से से पागल हो गया क्योंकि उसकी कमाओ गाय कैश काउ उसके हाथ से निकल गई थी। डिंक। होस्ट ने बैरी बर्टन के एलिसियन हाई में प्रवेश पाने के अवसर को चुरा लिया। बैरी बर्टन की नियति -100। होस्ट को जोड़ 100 डेस्टिनी पॉइंट्स और 4000 फॉर्चून पॉइंट्स मिले। फेडरल स्टेट्स की 3 शक्तियां। वापसी के दौरान लुतियान ने मारिया से फेडरल स्टेट्स की शक्तियों के बारे में पूछा। मारिया ने विस्तार से समझाया कि यहाँ 3 तरह के शक्तिशाली लोग होते हैं। मैजिक यूजर्स ये विशेष रक्त रेखा ब्लडलाइन के साथ पैदा होते हैं और स्किल 1 से 10 में वर्गीकृत होते हैं। वर्तमान में सबसे शक्तिशाली जादूगर 7वें स्किल के हैं। म्यूटेंट्स ये जन्मजात शक्तियों के साथ पैदा होते हैं। ये जादू नहीं सीख सकते और न ही मार्शल आर्ट्स। इनकी रैंकिंग A से S तक होती है। इनकी शक्ति सीमित होती है, जैसे केवल मुंह में आग लाना बनाम पूरी आग पर नियंत्रण। मेटाह्यूमंस इसमें शूरवीर नाइट्स और अन्य जीव आते हैं जो मानव सीमाओं को पार कर जाते हैं। ये मार्शल आर्टिस्ट्स के समान होते हैं, पर इन्हें विकसित होने में बहुत समय और संसाधन लगते हैं। नाइट्स टेम्पलर इनका प्रमुख समूह है। रोंगहुआ का काला होता भाग्य। जब लुतियान घर पहुंचा तो रोंगहुआ ने उसे गले लगा लिया, लेकिन जब लुतियान ने अपनी दिव्य दृष्टि से रोंगहुआ के भाग्य डेस्टिनी को देखा तो वह दंग रह गया। उसका भाग्य और भी गिरकर -1200 हो गया था। लुतियान ने चिंतित होकर सोचा, ये और भी काला कैसे हो गया? आखिर क्या होने वाला है? जोंगहुआ का छोटा नुकसान। जब लुतियान जुनतियानयुन घर लौटा तो उसने जोंगहुआ को परेशान पाया। जोंगहुआ ने बताया कि उसके शिपमेंट में गड़बड़ी के कारण उसे कुछ $100 मिलियन का नुकसान हुआ है। लुतियान के लिए यह बड़ी रकम थी, पर जोंगहुआ के लिए यह मामूली बात थी। जोंगहुआ ने बताया कि उसने उस आदमी को मार दिया जो इसका प्रभारी था। लुतियान के चौंकने पर उसने सफाई दी कि उसने उसे सीधे नहीं मारा, बल्कि जब उसने उस पर चिल्लाया और मुकदमा करने की धमकी दी तो वह आदमी डर के मारे खिड़की से कूद गया और मर गया। उसका नाम कॉलिन स्मिथ था, जो 10 साल से वफादारी से काम कर रहा था। साजिश की बू। लुतियान को शक हुआ कि 10 साल पुराना वफादार कर्मचारी सिर्फ डांट सुनकर आत्महत्या नहीं करेगा। मारिया ने बताया कि कॉलिन की एक खूबसूरत और पढ़ाकू बेटी है, राचेल स्मिथ। लुतियान ने अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि उसे समझ आ गया कि यह फिर से किसी किस्मत के बेटे या बेटी की कहानी की शुरुआत है, जहां जोंगहुआ को विलेन बनाया जा रहा है। मुर्दाघर की जांच। लुतियान ने मारिया के साथ जाकर कॉलिन की लाश देखने का फैसला किया। जोंगहुआ इस बात से चिढ़ गई, पर लुतियान ने उसे समझाया कि वह ये सब उसकी भलाई के लिए कर रहा है। अस्पताल पहुंचकर लुतियान ने अपने हेवनली लुओपन, जादुई कंपास और आइज ऑफ फॉर्चून का इस्तेमाल किया। उसे कॉलिन की लाश के सिर पर एक हल्की बैंगनी रंग की दुष्ट ऊर्जा की लकीर दिखाई दी। लुतियान ने अपनी शक्तियों से उस पल के दृश्यों को देखा। कॉलिन जब जोंगहुआ को सफाई देने वाला था, तभी किसी जादुई चीज ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया और उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। असली अपराधी। लुतियान ने पाया कि हेस्टर नाम के एक व्यक्ति ने, जिसके पास बैंगनी पत्थर वाली सोने की अंगूठी है, जादुई हथियार का इस्तेमाल कर कॉलिन को मार डाला। लुतियान ने मारिया को आदेश दिया, हेस्टर के बारे में जानकारी जुटाओ। कॉलिन की बेटी राचेल स्मिथ को सारा सच बताओ कि कंपनी उसके पिता की मौत का बदला लेगी और उसे मुआवजा देगी। वह राचेल को जोंगहुआ का दुश्मन बनने से रोकना चाहता था। एक नया पात्र, कैट मास्क वाली चोर। कहानी के अंत में एक नकाबपोश महिला चोर दिखाई देती है जो एक गिरोह का पैसा चुराकर एक अनाथालय की मदद करती है। वह अनाथालय को बिकने से बचा लेती है, लेकिन तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसके पिता कॉलिन स्मिथ अब नहीं रहे। वह चोर कोई और नहीं, राचेल स्मिथ ही है। एक ठंडी सुबह। अगली सुबह लुतियान जुनतियानयुन उठा और उसने देखा कि नाश्ता तैयार है। खुशबू से उसे तुरंत समझ आ गया कि यह रोंगहुआ ने नहीं, बल्कि मारिया ने बनाया है। मारिया ने बताया कि रोंगहुआ कल रात से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है और उसने किसी को भी परेशान न करने का आदेश दिया है। लुतियान ने लंबी सांस ली। उसे लगा कि शायद रोंगहुआ कल की बात को लेकर अभी भी नाराज है।
एलिसियन हाई इनर सैंक्टम का रहस्य। नाश्ते के दौरान मारिया ने लुतियान को उसके नए स्कूल के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। एलिसियन हाई 2 भागों में बनता है। आउटर सैंक्टम, जहां सामान्य छात्र पढ़ते हैं। इनर सैंक्टम, ये जनता से छिपा हुआ हिस्सा है जहां केवल मेटा ह्यूमंस, म्यूटेंट्स और मैजिक यूजर्स पढ़ते हैं। यहाँ 4 श्रेणियां A, B, C और S हैं। S क्लास सबसे बेहतरीन और दुनिया के सबसे शक्तिशाली युवाओं का समूह है। प्रिंसिपल हार्वे और रिकॉर्ड तोर्स को। स्कूल पहुंचने पर लुतियान प्रिंसिपल हार्वे एलर से मिला। हार्वे एक रैंक मेटा ह्यूमन बरसरकर नाइट था। प्रिंसिपल ने बताया कि लुतियान ने लिखित परीक्षा में पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सभी विषयों में 100% अंक प्राप्त किए हैं। आर्टिफैक्ट स्पिरिट की शामत। प्रिंसिपल ने लुतियान के सामने एक क्रिस्टल बॉल जादुई गोला रखा। यह एक तरह की सत्य झूठ पकड़ने वाली मशीन थी। जैसे ही लुतियान ने उस पर हाथ रखा, उसकी दिव्य दृष्टि आइज ऑफ फॉर्चून ने देख लिया कि उस गोले के भीतर एक छोटी आर्टिफैक्ट स्पिरिट जादुई आत्मा छिपी है जो लोगों के झूठ पकड़ती है। लुतियान ने चुपके से अपनी दिव्य आभा डिवाइन ऑरा की एक झलक दिखाई, जिससे वह आत्मा बुरी तरह डर गई और दया की भीख मांगने लगी। लुतियान ने उसे मन ही मन धमकी दी, अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी सच बताया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद लुतियान ने शपथ ली, मैं जॉनथन वेनेटो हूं और मैं कभी स्कूल या देश को धोखा नहीं दूंगा। गोला हरे रंग से चमक उठा, मतलब सच। प्रिंसिपल और बाकी प्रोफेसर बहुत प्रभावित हुए। एक सर्वांग छात्र ऑलराउंडर। अलग अलग विषयों के प्रोफेसर लुतियान को अपने विभाग में खींचना चाहते थे, कोई केमिस्ट्री के लिए तो कोई ट्रेनिंग के लिए। लुतियान ने प्रस्ताव दिया कि वह जनरल कोर्स लेगा और सभी विभागों में मदद करेगा। उसकी इस हिम्मत और आत्मविश्वास ने प्रिंसिपल को खुश कर दिया और उसे S क्लास में दाखिला मिल गया। इनर सैंक्टम में प्रवेश। प्रोफेसर सेलिया लिटरेचर और मैजिक हीलर ने लुतियान को एक ब्रेसलेट दिया जो उसकी पहचान भी था और उसकी शक्तियों को एक सीमा में रखने वाला यंत्र भी। सेलिया उसे क्लास की ओर ले गईं। जैसे ही लुतियान ने अपनी नई क्लास में कदम रखा, उसकी नज़र वहां मौजूद छात्रों पर पड़ी। क्लास में पहला सामना। प्रोफेसर सेलिया ने लुतियान जॉनथन वेनेटो का क्लास से परिचय कराया। लुतियान ने आत्मविश्वास से कहा कि वह हर चीज़ में माहिर है। जैसे ही वह पीछे की सीट पर बैठा, ऑटो नाम के एक छात्र ने चुपके से उसकी सीट पर बर्फ के नुकीले टुकड़े आइस श्रैपनल्स पैदा कर दिए। लेकिन लुतियान बिना विचलित हुए उन पर बैठ गया और वे टुकड़े चकनाचूर हो गए। नोवोला सर्पेंटाइन और ओल्ड हर्मीस। क्लास में प्रोफेसर सेलिया ने प्राचीन सैपिक भाषा के बारे में पढ़ाया, जो नोवोला सर्पेंटाइन का सरल रूप है। लुतियान ने जाना कि यह भाषा प्राचीन प्रलय एंशिएंट कैटेक्लिज्म के दौरान उभरी थी और प्रकृति एवं वनस्पति जादू वुड मैजिक का स्रोत है। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार ये ओल्ड हर्मीस का एक हिस्सा है जिसे सभी जादू की उत्पत्ति माना जाता है। लुतियान ने महसूस किया कि इस दुनिया का इतिहास उसकी कल्पना से कहीं अधिक गहरा है। किस्मत की नई कड़ियाँ। एमिली मोनरो। लुतियान ने अपनी दिव्य दृष्टि से छात्रों को स्कैन किया। उसे वहां एमिली मोनरो मिली, जो बैरी बर्टन की कहानी की नायिका हीरोइन थी। वह एक दूसरे शक्ल की वाटर मैजिशियन थी। लुतियान ने गणना की कि इस क्लास में नायक, खलनायक और सहायक पात्रों का एक पूरा जाल बिछा है। ऑटो की फजीहत। क्लास खत्म होने पर ऑटो लुतियान से हाथ मिलाने आया। उसने हाथ मिलाते समय अपनी बर्फ की शक्ति आइस हुए का इस्तेमाल किया ताकि लुतियान का हाथ जमा सके, लेकिन लुतियान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जब ऑटो ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो लुतियान ने उसे लोहे की पकड़ में जकड़ लिया। जैसे ही ऑटो ने पूरी ताकत से पीछे खींचा, लुतियान ने अचानक हाथ छोड़ दिया और ऑटो कलाबाजी खाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी। बैटल एरिना और नया शिकार। लुतियान अपनी अगली क्लास चुनने के लिए निकला। अपनी आइज ऑफ फॉर्चून का उपयोग करते हुए उसने देखा कि नियति की हजारों तारें एक खास दिशा में जा रही थीं। वह स्कूल के जिम्नेजियम व्यायामशाला पहुंचा, जहां एक विशाल बैटल एरिना था। वहां के नियमों के अनुसार छात्रों के बीच द्वंद्व युद्ध ड्यूअल की अनुमति थी। हत्या और स्थायी अपंगता को छोड़कर कुछ भी किया जा सकता था। इनर सैंक्टम के छात्र अक्सर आउटर सैंक्टम के कमजोर छात्रों को वहां पीटते थे। तभी लुतियान ने एक युवक को अखाड़े में कूदते देखा जो वहां एक बुली जोश को चुनौती दे रहा था। उस युवक के चारों ओर एक सुनहरी आभा चमक रही थी। लुतियान मुस्कुरा उठा, आह, एक और शिकार मिल गया। गैरी बनाम जोश अखाड़े का उलटफेर। अखाड़े में एक दुबला पतला छात्र गैरी वाटसन आउटर सैंक्टम के गुंडे जोश को चुनौती दे रहा था। जोश डी रैंक को लगा कि गैरी को पीटना उसके लिए बच्चों का खेल होगा। दोनों के बीच 1000 क्रेडिट्स लगभग $1,00,000 की शर्त लगी। शुरू में जोश भारी पड़ रहा था, पर अचानक खेल बदल गया। गैरी ने जोश के हमलों को आसानी से रोकना शुरू कर दिया और उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि जोश का चेहरा सूजकर सुअर जैसा हो गया। जोश ने हार मान ली और डर के मारे क्रेडिट्स गैरी को ट्रांसफर कर दिए। एक नया और खतरनाक नायक। लुतियान जॉनथन वेनेटो किनारे खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसकी आइज ऑफ फॉर्चून ने गैरी के हाथ में एक छोटी सी अंगूठी देखी, रिंग ऑफ वीकनेस, कमजोरी की अंगूठी जो दुश्मन की ताकत सोख लेती थी। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा गैरी का स्टेटस देखने पर हुआ। नाम गैरी वाटसन। शक्ति 800। नियति डेस्टिनी 3000 अत्यधिक उच्च। गोल्डन फिंगर भविष्य की डायरी फ्यूचर डायरी। भविष्य की डायरी का रहस्य। यह एक दिव्य खजाना है जो पूछे गए सवालों के जवाब देता है और अपने मालिक होस्ट को आने वाले खतरों से बचाता है। लुतियान ने महसूस किया कि जब तक उसके पास असीमित नियति न हो, गैरी को सीधे हराना मुश्किल है। उसने गैरी के लालच को देख लिया और समझ गया कि वह एक गरीब पृष्ठभूमि बीमार बहन, कड़ी मेहनत करने वाली माँ से है।
सेसिल के साथ पुनर्मिलन। जैसे ही लुतियान वहां से मुड़ा, उसे एक मीठी आवाज़ सुनाई दी। ये सेसिल थी, वही लड़की जिसकी मां को लुतियान ने शापित कंगन से बचाया था। सेसिल ये देखकर हैरान और खुश थी कि लुतियान एलिसियन हाइक का एक इनोसेंटम छात्र है। लुतियान ने अपना परिचय जोनाथन वेनेटो के रूप में दिया। सेसिल उसकी बातों और व्यक्तित्व से प्रभावित हुई। उसने लुतियान को अपनी मां को बचाने के लिए आभार व्यक्त किया और उसे अपने परिवार के घर आने का न्योता दिया। एक प्रशंसा के तौर पर, क्या मैं तुम्हें अपने परिवार में आमंत्रित कर सकती हूँ? आपको इस उपन्यास की कहानी कैसी लग रही है? कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और भी ऐसे ही शानदार उपन्यास लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।